तो चलिए एक कल्पना से शुरू करते हैं। ऊंचे पहाड़ और उनके बीच बसा एक गांव, नाम है शांतिपुरम। नाम से तो लगता है बड़ी शांत और सुकून भरी जगह होगी। बिल्कुल, नाम से तो यही लगता है, लेकिन हमारे हाथ जो कहानी लगी है उसके मुताबिक अब ये नाम एक कड़वे मजाक जैसा लगता है। आज हम इसी कहानी के जरिए प्रकृति और इंसान के बीच एक बहुत जरूरी संघर्ष को समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, हमारे पास हिमालय के किसी इलाके की एक केस स्टडी जैसी है। ये कहानी बताती है कि जब विकास का बुलडोजर बिना सोचे समझे नाजुक पहाड़ी इलाकों में घुसता है तो होता क्या है। और हमारा मकसद सिर्फ एक आपदा की कहानी सुनाना नहीं है, सही बात है, बल्कि ये समझना है कि इसके पीछे की वजह क्या थी, वो कौन सी चेतावनियां थी जिन्हें नजरअंदाज किया गया, और क्या हम आज भी वही गलतियां दोहरा रहे हैं। बिल्कुल। तो चलिए शांतिपुरम की इस कहानी में उतरते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही खूबसूरत तस्वीर से। शांतिपुरम घने देवदार के जंगलों से घिरा हुआ, जहां एक नदी कल-कल करके बहती है। बिल्कुल वैसी जगह जैसी हम पोस्टकार्ड्स में देखते हैं। लेकिन इस खूबसूरती के नीचे एक बेचैनी भी थी। बताया गया है कि पिछले कुछ सालों से वहां प्रकृति के तेवर कुछ बदले से लग रहे थे। और ये सिर्फ कहानी की बात नहीं है, ये तो हिमालय के ज्यादातर इलाकों की हकीकत है। ये पहाड़ जितने भव्य और सुंदर दिखते हैं, कुदरती तौर पर उतने ही नाजुक और अस्थिर भी होते हैं। अच्छा। इनकी चट्टानें अभी भी बन रही हैं, मिट्टी कच्ची है, यहाँ का पूरा इकोसिस्टम एक बहुत महीन धागे से बंधा हुआ है। जरा सी छेड़छाड़ और पूरा संतुलन बिगड़ सकता है। तो जिसे हम प्रकृति का गुस्सा कह रहे हैं वो असल में एक रिएक्शन है। बिल्कुल, वो इकोसिस्टम का रिएक्शन है जो कह रहा है कि बस अब मेरी सहन करने की सीमा खत्म हो रही है। और इसी सीमा को तोड़ा जा रहा था शांतिपुरम के ठीक ऊपर वाली पहाड़ी पर। वहां जोर शोर से निर्माण का काम चल रहा था। बड़ी बड़ी मशीनें डायनामाइट लगाकर चट्टानें तोड़ी जा रही थीं। और सबसे ज्यादा चिंता की बात यह थी कि नए रिजॉर्ट्स और सड़कों के लिए ठेकेदार मतलब पैसे और वक्त बचाने के चक्कर में अंधाधुंध पेड़ काट रहे थे। हाँ, अंधाधुंध पेड़ काट रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो वो किसी पहाड़ पर नहीं बल्कि कागज पर लकीरें खींच रहे हों। और ऐसा भी नहीं था कि कोई उन्हें रोक नहीं रहा था। गांव के बुजुर्ग, जैसे कहानी में एक किरदार है किशनदा, वो लगातार इसके खिलाफ आवाज उठा रहे थे। अच्छा। उनकी एक बात मुझे बहुत असरदार लगी। वो कहते थे, ये पेड़ मिट्टी की पकड़ है, जब तुम इन्हें काटते हो तो तुम पहाड़ का कवच उतार देते हो। अरे वाह, क्या बात कही है ना? कितनी सीधी सादी बात है, लेकिन इसमें गहराई कितनी है। बिल्कुल। और ये सिर्फ एक बुजुर्ग का अनुभव नहीं है, इसके पीछे ठोस विज्ञान है। हाँ, पेड़ों की जो जड़ें होती हैं वो मिट्टी को एक जाल की तरह कसकर पकड़ लेती हैं, एक नेटवर्क की तरह। हाँ बिल्कुल, एक तरह का कुदरती रीबार कह सकते हैं, जैसे कंक्रीट को मजबूती देने के लिए होता है। समझ गया। जब आप जंगल साफ कर देते हैं तो आप उस मिट्टी को खुला और बेसहारा छोड़ देते हैं। फिर जब भारी बारिश होती है तो पानी को सोखने या उसकी रफ्तार को कम करने के लिए कुछ नहीं होता, तो वो सीधा नीचे आता है। वो पानी ढीली मिट्टी को अपने साथ घोलकर नीचे लाता है और यहीं से भूस्खलन की नींव पड़ती है। तो किशनदा की बात की पहाड़ का कवच हटा देते हैं, ये वैज्ञानिक रूप से 100% सटीक है। बिल्कुल सटीक है। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, क्या ये सिर्फ ठेकेदारों का लालच था या इसके पीछे और भी कुछ था? ये बहुत जरूरी सवाल है। देखिए, किशनदा की बात वैज्ञानिक रूप से सही है, लेकिन हमें ये भी समझना होगा कि कई बार ये सिर्फ ठेकेदारों का लालच नहीं होता। पहाड़ों में रहने वाले लोगों को भी रोजगार चाहिए, उन्हें भी बेहतर सड़कें और सुविधाएं चाहिए। सही बात है। समस्या तब आती है जब इन जरूरतों को पूरा करने का सबसे आसान, सबसे सस्ता लेकिन सबसे खतरनाक रास्ता चुना जाता है, जब पर्यावरण के नियमों को ताक पर रखकर बिना किसी वैज्ञानिक आकलन के निर्माण किया जाता है। तो जिम्मेदारी सिर्फ एक ठेकेदार की नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये उस पूरे सिस्टम की बन जाती है जो इसकी इजाजत देता है। तो एक तरफ किशनदा जैसी चेतावनियां थी और दूसरी तरफ ये अंधाधुंध निर्माण। ये असंतुलन ज्यादा दिन तक तो नहीं चल सकता था, है ना? बिल्कुल नहीं। और फिर वही हुआ जो ऐसे हालात में होता है। एक रात, कहानी में लिखा है, आसमान फट पड़ा। आसमान फट पड़ा? हाँ, ये कोई सामान्य मॉनसून की बारिश नहीं थी, ये एक क्लाउड बस्ट था। बादल का फटना। जी, एक ऐसी घटना जिसमें बहुत कम समय में एक छोटे से इलाके में हजारों लीटर पानी एक साथ गिर जाता है। ये बारिश नहीं, पानी का हमला था। और उसके बाद जो हुआ वो तो रोंगटे खड़े कर देने वाला है।
जिन ढलानों से पेड़ काटे गए थे वो इतना पानी सोख ही नहीं पाई। हाँ। पानी बेकाबू होकर नीचे की तरफ भागा और अपने साथ पत्थर, मिट्टी और सबसे खतरनाक चीज, काटी गई लकड़ियां। हाँ, पहले से काटी गई लकड़ियों के हजारों गट्ठरों को बहा कर ले गया। देखते ही देखते ये पानी एक विशाल कीचड़ और मलबे के सैलाब में बदल गया, जिसे तकनीकी भाषा में डेब्री फ्लो कहते हैं। डेब्री फ्लो। ये उससे भी कहीं ज्यादा भयानक था जैसा बताया गया है। और सबसे चौंकाने वाली बात, जब मैंने स्रोत में ये पढ़ा तो मुझे यकीन नहीं हुआ। क्या? ये सैलाब सीधे उसी दिशा में बहा जहां वो नई सड़कें और रिजॉर्ट्स बनाए जा रहे थे। हाँ। मतलब क्या ऐसा हो सकता है? क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक था या इसके पीछे कोई वैज्ञानिक कारण है कि क्यों विकास ही पहला निशाना बना? ये बहुत ही दिलचस्प ऑब्जर्वेशन है। और ये कोई इत्तेफाक नहीं था। अच्छा। इसके पीछे सीधी सादी भौतिकी है, मतलब फिजिक्स। ओके। सोचिए, सड़क बनाने के लिए आप क्या करते हैं? आप पहाड़ के निचले हिस्से को, यानी उसके पैर को काटते हैं ताकि एक सपाट सतह मिल सके। हाँ, सही है। ऐसा करके आप उस ढलान की नींव को ही सबसे ज्यादा कमजोर कर देते हैं। ओहो। तो जो ऊपर से मलबे का सैलाब आता है तो गुरुत्वाकर्षण उसे सबसे कमजोर रास्ते पर ही ले जाता है, यानी ठीक उसी कटी हुई जगह पर। बिल्कुल। तो प्रकृति सिर्फ बदला नहीं ले रही थी, वो भौतिकी के नियमों का पालन कर रही थी जिसे इंसानों ने नजरअंदाज किया था। मतलब विकास की निशानियां ही तबाही का रास्ता बन गईं। हाँ, ठीक यही हुआ। यानी हमने तबाही को एक तरह से न्योता दिया और उसके आने का रास्ता भी खुद ही बना दिया। और आपने बादल फटने का जिक्र किया, क्या ऐसी घटनाएं अब ज्यादा आम हो गई हैं? कहानी में जलवायु परिवर्तन का भी इशारा है। बिल्कुल, और यहीं पर ये कहानी और भी गंभीर हो जाती है। ये सिर्फ गलत तरीके से निर्माण की कहानी नहीं है। इसमें जलवायु परिवर्तन एक थ्रेट मल्टीप्लायर के तौर पर काम कर रहा है। थ्रेट मल्टीप्लायर मतलब खतरे को कई गुना बढ़ाने वाला। जी। वैज्ञानिक रिपोर्ट साफ बताती हैं कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हिमालय जैसे क्षेत्रों में मौसम का मिजाज बदल रहा है। पहले इन इलाकों में कई दिनों तक सामान्य भारी बारिश होती थी, लेकिन अब अति भारी बारिश की घटनाएं बढ़ गई हैं, जैसे कि बादल फटना। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ढलान शायद 20-30 साल पहले तक सुरक्षित मानी जाती थी, वो आज के मौसम के हिसाब से सुरक्षित नहीं है। एकदम सही पकड़ा। हाँ। वही ढलान जो 20 साल पहले तक सुरक्षित थी, आज एक टाइम बॉम्ब बन चुकी है। ओहो। क्योंकि अब उस पर गिरने वाला पानी और उसकी ताकत कहीं ज्यादा विनाशकारी है। तो जब आप उस टाइम बॉम्ब जैसे ढलान पर पेड़ काट कर और खुदाई करके उसे और कमजोर कर देते हैं, तो आप तबाही को लगभग तय कर देते हैं। शांतिपुरम में यही हुआ। मानवीय लापरवाही और जलवायु परिवर्तन का एक घातक कॉकटेल तैयार हो गया। लेकिन उसके आसपास का पूरा इलाका एक चेतावनी के बोर्ड में तब्दील हो चुका था। जो सड़कें बनी थी वो बह चुकी थी, जो इमारतें खड़ी हो रही थी वे मलबे का ढेर थी। जानमाल का नुकसान तो हुआ ही, लेकिन सबसे बड़ी बात ये थी कि लोगों ने अपनी आंखों से अपने किए का नतीजा देखा। और इस घटना ने वहां के प्रशासन को भी नींद से जगा दिया। अच्छा। उन्हें मानना पड़ा कि यह सिर्फ एक प्राकृतिक आपदा नहीं थी, इसे मानव जनित आपदा या ह्यूमन एग्रेवेटेड डिजास्टर कहना ज्यादा सही होगा। मतलब एक ऐसी आपदा जिसे इंसानी हरकतों ने और खतरनाक बना दिया। बिल्कुल। और ये शांतिपुरम की कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं है। उत्तराखंड में 2013 की केदारनाथ त्रासदी हो, हाँ, या हाल के वर्षों में हिमाचल प्रदेश में हुए भूस्खलन, ये सब इसी स्क्रिप्ट के असली शो हैं। सही बात है। अनियोजित निर्माण और बदलते मौसम का मिलाजुला असर हर साल भारी तबाही मचा रहा है। शांतिपुरम इन सभी असली त्रासदियों का एक प्रतीक है। तो शांतिपुरम की ये कहानी हमें एक बहुत कड़ा और साफ संदेश देती है। हम प्रकृति के नियमों को तोड़ मरोड़ नहीं सकते, हम सिर्फ उनके साथ तालमेल बैठाकर जी सकते हैं। विकास जरूरी है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन जब वो पर्यावरण और आने वाली पीढ़ियों की सुरक्षा की कीमत पर हो, तो वो विकास नहीं, विनाश की तैयारी है। सही कहा। संतुलन ही एकमात्र रास्ता है, वरना हर विकास का अंत एक बड़ी तबाही ही होगा। और यहीं पर एक सवाल हम सब के लिए सोचने को रह जाता है। ये कहानी एक गांव की है, लेकिन ये सवाल पूरे सिस्टम पर है। जब विकास की कीमत प्राकृतिक संतुलन से चुकाई जाती है, तो क्या वो सच में विकास है, या भविष्य से लिया गया एक ऐसा कर्ज है जिसे तबाही की शक्ल में चुकाना पड़ेगा? बिल्कुल। और इस संतुलन को बनाने की जिम्मेदारी असल में किसकी है? क्या सिर्फ सरकार की, जो नियम बनाती है, या उन कंपनियों की जो मुनाफे के लिए निर्माण